अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। बहरीन में सुबह सवेरे गूंजते सायरन, कुवैत के वाटर प्लांट्स पर गिरते मिसाइल और उर्दन के फ़ज़ाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों की तबाही। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी तैयारे आखिर क्या पैगाम दे रहे हैं? और इस सब के बीच इराक़ में अमरीकी फ़ौजी की हलाकत के बाद पासदारान इनक़लाब ने खलीजी पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात दाव पर लगा दिए हैं। तो वहीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आलमी ताकतों को ये साफ साफ कह दिया है कि आलमी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का माशी बोझ उठाना अकेले अमरीका काम नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को इसमें फ़ंड्स और साजो सामान के साथ शामिल होना होगा, क्योंकि यहाँ से सबका तेल गुजरता है। मार्को रूबियो का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया कि जब आबना हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर एक जंगी जोन में तब्दील हो चुकी है। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक आबना हर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स के धमाकों से फटने की इत्तलात हैं, जबकि खलीज ओमान में एक और बहरी जहाज़ में आग लगने की भी खबरें हैं। दूसरी तरफ अमरीका मुसलसल 9 दिन से ईरान पर बमबारी जारी रखे हुए है। अमरीकी फ़ज़ाइया बिला ताअत्तुल ईरान की स्ट्रेटिजिक और सिक्योरिटी लोकेशंस पर बमबारी कर रही है। तबरेज़, बूशहर, जासिक, सिरक, किनारक, चाबहार, महाशहर और बंदर इमाम में ईरानी कमांड सेंटर्स, पावर स्टेशन, दिफाई निज़ाम हो या फिर मिसाइल साइट्स हों, इन्हें मलबे का ढेर बनाने का दावा किया जा रहा है। जबकि खोरमुज में बिजली के पावर प्लांट्स की तबाही ने जो सप्लाई, मवासलात और सिविलियन निज़ाम तक इसकी फराहमी है उसे मुअत्तल कर दिया। इस निज़ाम को यहाँ नुकसान पहुँचा है। अमरीका के मुताबिक वो अपने बेगुनाहों के कत्ल नाहक का बदला ज़रूर लेगा और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उधर तेहरान भी लड़ाई को अपने वजूद और बका की जंग करार देकर मुकाबला करा है। पासदारान इनक़लाब ने जवाबी वार करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन तक जंग का दायरा फैला दिया है। जहां बहरीन में ईरानी हमलों के खौफ से सायरन बज रहे हैं, वहीं कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के दावों के दरमियान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर भी मिसाइल गिरे हैं। उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट और मुफ़िक़ अल-सल्ती अज़्ज़र्क़ फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी मिसाइलों से अमरीकी तैयारों की तबाही और एक MQ-9 ड्रोन गिराने का दोबारा दावा किया जा रहा है। जबकि इराक़ में एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक सेंटकॉम की जानिब से की जा रही है। ये हमले करके ईरान अपने खलीजी पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात दाव पर लगा चुका है और मुसलसल उन्हें एंगेज करते हुए आइंदा आने वाले दिनों के लिए मज़ीद नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये मुल्क ज़ाती तौर पर डायरेक्टली इस लड़ाई में उतरते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा नुकसान होगा। जबकि जो अब तक की लड़ाई है उसकी वजह से आलमी मार्केट में 3% तक जो ख़ाम तेल की कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं और इसमें मज़ीद जो है वो इजाफे का भी खर्चा है, क्योंकि ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामलात इस वक्त एग्जैक्टली हैं क्या और कहाँ तक जा रहे हैं, सबको डिस्कस करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। यकीनी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जंग का पहला फ़ेज़ था एग्जैक्टली हम वहीं पर खड़े हुए हैं, बल्कि बयानात में पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत है। अब एग्जैक्टली ईरान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता उसकी जानिब से छोड़ा जा रहा है, या वो भी ऑल इन एक बार चाहता है कि जो भी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है वो उसको टेस्ट कर ले, ट्राई कर ले, ताकि उसे भी पता चल जाए वो इस खित्ते में कितनी बड़ी ताकत है और पावर है, और ताकि बाकी लोग उसके आगे सरेंडर करें, ख़ासतौर पर खलीज? कि जहाँ तक तो ईरान के इस रिसेंट जो फेज़ ऑफ वॉर है उसमें पोटेंशियल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ वो तो रोज़ अव्वल से ही सबके सामने है। कोई पैरिटी नहीं है दोनों के जंगी जो भी आप कह लीजिए तैयारियों के और लॉजिस्टिक्स के हवाले से, और इसी तरीके से जो डिप्लोमेटिक फोर्स या वेट इस वक्त अमेरिका को हासिल है कमिटी ऑफ नेशन में मुख्तलिफ आलमी इदारों के अंदर, ईरान की हैसियत उसके मुकाबले में यकीनन वो नहीं है। तो लिहाजा ये तो एक वो जो कह रहे थे एसिमेट्रिक जंग है रोज़ अव्वल से ही। तो लिहाजा ईरान को कोई ऐसा गुमान नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके, ये कोई ऐसी क्या सराई की जाए कि ईरान शायद उसके घमंड में है। ईरान को बुनियादी तौर पे इस जंग के अंदर घसीट के लाया जाता है और फिर ईरान के पास एक खुददार और एक जिसे कहना चाहिए एक सॉवरन कंट्री के तौर पे और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि उसके पास जो भी उसके तरकश में तीर हैं वो उस सॉवरेनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स उसके पास मौजूद हैं उस पर अपना एक हक फ़ाइक रखने के लिए और उसको इंश्योर करने के लिए उन्हें एग्जॉस्ट करें, इस्तेमाल करें। अब तीसरा फेज़ जो जंग का है उसमें भी ईरान इसी स्ट्रेटजी पर अमल दरामद कर रहा है और यकीनन इस वक्त जो हिद्दत और शिद्दत आपको दिखाई दे रही है वो माजी के मुकाबले में इस लिहाज से ज़्यादा है क्योंकि ईरान को हर बार जो है वो किसी न किसी तरीके से
या तो अमेरिका खुद लोअर कर लेता है या मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रिए या मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्हें लाता है। पहले उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ये सारा मेला सजाया जाता रहा है। अब जब उसको बकौल अमेरिका वो तहक़ीक़ कर चुके हैं, अब उसके बाद एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड एजेंडा जो है वो इस वक्त सामने है, जो 14 नुकात की सूरत में एक मुफाहमती याददाश्त की सूरत में दोनों फरीक जो है वो तय कर चुके हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका, मैं कहूँगा दोनों ने ही रोज़ अव्वल से इस मुफाहमती याददाश्त की जो मुख्तलिफ शिकें हैं उस पर अमल नहीं किया। अमेरिका ने ख़ास तौर पे जो लबनान का सीज़ फायर है उसको एक दिन भी इफेक्टिव होने नहीं दिया, जो इसकी पहली शिक है। इसी तरीके से अमेरिका ने रोज़ अव्वल से ही जो धमकियाँ देने का और ईरान का तारीख और जोग्राफिया ज़ाहिर है वो तो वो जो सिलसिला है इस वक्त बयानबाजी का वो तो ज़ाहिर है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त मुझे ये लगता है मंसूर जाफर साहब, बुनियादी तौर पे ईरान की शायद ये कोशिश या ख्वाहिश ना हो, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश या ख्वाहिश है कि उसका ये बोझ बाकी लोग बांटे। यानी नेटो की तरफ पहले भी गए, वहाँ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला, फिर बीच में दोबारा गल्फ़ को इंगेज किया कि ये बेसिकली पे करेंगे, चले वो भी MOU की सूरत में मान लिया गया कि चले 300 बिलियन जो भी बनता है वो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। अब जब मार्को रूबियो ये कहते हैं कि जी बाकी लोगों को अपना हिस्सा डालना होगा, साजो सामान भी दें, फ़ौजें भी दें, क्योंकि हुर्मत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये बोझ दुनिया उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि ये अपील, ये प्ली रायगा ही जाएगी अमेरिका की? जी, यकीनन रायगा जाएगी, क्योंकि इस वक्त जिसे कहना चाहिए अमेरिका का जो खुब्से बातन है वो इन ऐलानात की सूरत में सामने आ रहा है। क्योंकि वो कहते तो ये है कि हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को जिस तरीके से कहा जाता था माजी में वो एक आलमी पुलिसमैन बनने की कोशिश करता है, तो अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हज़ारों मील दूर आके एक ऐसे कज़िये के अंदर अपने आप को उलझाए कि जिसका वो अपने आप को खुद इतना बड़ा बेनिफिशियरी नहीं समझता। वो दुनिया का ठेकेदार बनने के बजाय अपने मामलात से मामला रखे। यकीनन दुनिया जाने और ईरान जाने वो इसको किस तरीके से सेटल डाउन करते हैं। नेटो को भी तुर्की के इजलास में आपने देखा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सख्त बातें हैं माजी में, उसके जवाब में उन्होंने इस हद तक तो लबकुशाई की कि एक बयान की सूरत में, एक करारदाद की सूरत में ईरान को थोड़ा सा सख्त कहा गया। और बिलखुसूस वही जो बातें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का एजेंडा है अपना हुर्मस के हवाले से, उस पर बात की जाए, लेकिन अमलन वो लोग इस बारे में किसी किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन मुल्कों के पास यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे मुतबादिल मौजूद हैं कि जो वो अपने कम से कम जिसे कहना चाहिए ज़िंदगी की डोर को बरकरार रखने, यानी वो उनके लिए सर्वाइवल मौजूद है, तो उनके पास ये लास्ट ऑप्शन नहीं है कि जिसको वो ऑप्ट करें। मंसूर फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। एहतशाम उल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली ज़ाहिर है हम बार बार बात करते हैं कि सालिसी के लिए रास्ता नहीं बचा है या सहूलतगारी के लिए दोनों फरीक जो हैं वो गली को तंग करते जा रहे हैं। इस फ्रंट पे क्या कोई कोशिशें हो रही हैं तो कितनी सूदमंद हैं, क्योंकि एक्शंस में तो वो रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं? जी देखिए अवैध, जो अभी मंसूर साहब बात कर रहे थे कि अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है कि ठेकेदारी करना और जगह जाके अपनी हेजमनी, भाई दुनिया में अखलाकियात नामी कोई चीज़ अब नहीं है, जिसकी ताकत है वही ताकत है। अच्छा, अब देखिए इस सारे मामले में 2-3 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अवैध। देखिए, एक तो आप देख लें कि जो सूरत हाल आपने देखा कि सुप्रीम लीडर की तरफ से 72 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये आज 9वां दिन या 10वां दिन अगर हमले अमेरिका के बंद नहीं होते तो हम बिला तात्तुल जो है ना वो GCC ममालिक में हमले शुरू कर दो। ठीक है। अच्छा, एक तरफ GCC ममालिक अपनी तरह परेशान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज आ गया। देखिए 28 फरवरी के बाद जो आप देख रहे हैं कितना वक्त गुजर चुका है, बड़े एफर्ट किए गए। MOU को लोगों ने कहा कि ये मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसने किस तरह रिजेक्ट किया, किसने किस तरह किया। अब इस वक्त क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, आपने देखा होगा वह 3 दिन पहले इसहाक डार साहब हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना। वैसे तो कॉन्फ्रेंस के IT की थी, उसमें शीला फातिमा गई थी और इनकी कोई खास जरूरत नहीं थी। मेरी इत्तला है कि वहाँ से वांग जी ने इनको खास तौर पे दावत दी कि आए, और जो मेरी इत्तला है वहाँ पे जो बातचीत हुई है वो बहुत परेशान है चाइनीज। वो कहते हैं कि हमारा ट्रस्ट लेवल अमेरिका के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमने अपने तौर पे जो अमेरिका को बातें कही थी कि जंग बंद करें, वो नहीं करने के लिए तैयार, उल्टा हम पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हम उनके इंतखाबात में दखलंदाजी कर रहे हैं, वही जो बयान रशिया के खिलाफ दिया करते थे। अब उन्होंने कहा कि जी हमें फिर क्या करने की जरूरत है। उन्होंने कहा टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, आप एक बड़ा भरपूर एफर्ट करेंगे कि किसी तरीके से ये जंग बंदी का सिलसिला जंग बंदी हो, उसके बाद दोबारा से ये बैक टू डिप्लोमेसी आते हैं। लेकिन अमेरिका से उनके ज़ाहिर ताल्लुकात तो कभी भी कोई आइडियल तो रहे नहीं ना। वहाँ तो अगर ट्रस्ट डेफिसिट है और बढ़ता है तो वो
कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन ईरान के तनाजुर में वो क्या समझते हैं? क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त ये समझती है कि ईरान ने पहल की है, जो नई वेव है इसमें ईरान ने पहला कदम उठाया है। उस पर चीनी क्या कहते हैं? ईरान अमेरिका ने जब आपने देखा ट्रंप दौरा करके चीन का आए थे तो खासे दबाव में थे, बड़ा एज था चीन का, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई। चाइना इसका इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ा मसला बन गया है। 2 इशूज बताए गए हैं। एक तो ने कहा कि जी हमारा पाकिस्तान के साथ जो जिस तरीके से हमारा चीफ है वो तो हर्ट हो रहा है। एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव $3 ट्रिलियन का जो 75 मुल्कों में जा रहा है प्रोजेक्ट, वो बुरी तरह सफर कर रहा है। तीसरा उनकी इकोनॉमी डस्ट लग रही है, ग्रोथ लेवल वो नहीं आ रहा। मिसाल दी जाती है वैद के 2025 के एक महीने में चाइना ने 10 लाख गाड़ियां बनाई थी एक महीने में, वो कहते हैं ग्रोथ रुक गई है। फिर आपने देखा वेनेजुएला के बाद चाइना से अपना ईरान से जो तेल आता था ओवर 70% दोनों का मिला के वो बंद हो गया। तो इस वक्त वो कहते हैं कि हमारे लिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें दोबारा कोई एफर्ट करना चाहिए। अभी नतीजतन आपने देखा कि इसके बाद आज शाम को या शायद पहुंच भी हो, जब हम बात कर रहे हो ईरान के वज़ीर दाखिला, पहली मुलाकात उनकी एज यूजुअल होगी हमारे मोहसिन नकवी साहब के साथ वज़ीर दाखिला, और फिर इत्तलात है कि ये शटर डिप्लोमेसी। लेकिन जिन लोगों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं एग्जैक्टली वो सही लोग हैं, यानी वही लोग हैं जिनके पास इख्तियार है, या आप समझते हैं कि जैसे अमेरिका ने बीच में तय किया कि नहीं जी हम IRGC से डायरेक्ट इंगेज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है? ये जो फ्रंट है ये बात डेफिनेटली करता है, डिप्लोमेटिक फ्रंट संभालता है, लेकिन इनके बस में कुछ नहीं है, ये साहिब इख्तियार लोग नहीं हैं। देखिए उबैद, IRGC वालों ने जिस तरह की धमकी लगाई है, जो शट अप कॉल अमेरिकियों को दी है, वो JD वैंस की बड़ी ख्वाहिश थी, वो तो बात ख़त्म होगी। देखिए अब लोग तो ये बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जब आप देख लें आज सारी दुनिया के मज़ामीन बड़े बड़े अखबारात के, वो कहते हैं ये पाकिस्तान इनकलाब, ये पता नहीं दुनिया का कौन सा स्टफ है, इनको एक मुसीबत नज़र आ रही है, उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी देखें पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज है इसके साथ साथ। अभी देख लें आपने अगले दिन 2 दिन पहले कुर्दों पे, जो ईरानी कुर्दों पे बहुत ज़बरदस्त बमबारी ईरान ने की है, उनको लग रहा है कि अमेरिका ईरान को तैयार कर रहा है बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। कुछ इत्तलात हमें जो मिली हैं सागदार के दौरे के बाद, अमेरिकन भी महसूस करते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकते हैं, इसके लिए वो वार्न कर रहे हैं। दूसरा, उनको लग रहा है कि जो पाकिस्तानी बलोचिस्तान है, यहाँ से ईरानी बलोचिस्तान में कुछ हो सकता है, अगरचे पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि हमारे मफादात में नहीं है कि हम किसी तरीके से भी ईरान के खिलाफ जाएँ। बहरहाल सूरत हाल के साथ ये ख्वाहिश है या ये फरमाइश की गई और इस पर जवाब दे दिया गया? देखें ये तो ख्वाहिश का तो अब कोई लिमिट नहीं है, यानी फिर फरमाइश हुई है। देखिए ये तो बाकायदा फरमाइश की गई है, ख्वाहिश की गई है, और उनका कहा गया है कि भाई अब कोई नई चीज़ रहेगी कि एज वी स्पीक अभी भी पाकिस्तान, तेहरान, वाशिंगटन के दरमियान एक अच्छा राब्ता है। अभी दोनों पाकिस्तान के बारे में अच्छे अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक लास्ट मिनट एफर्ट हो सकता है जिसको पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। जी डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया श्याम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की सीढ़ियाँ सांझी हैं, मगर मुज़फ़्फ़राबाद के तख्त के लिए तलवारें भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को काबीना निकालने का मुतालबा और राना सनाउल्लाह का जवाबी वार के बिलावल का रवैया कौमी लीडर जैसा नहीं बल्कि नफरत अंगेज़ है। यही नहीं, अगर रियासत पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अमन कायम करके आबना हुरमुज़ खुलवा सकती है, तो जो कश्मीर बंद है इस्लामाबाद इसे भी खुलवा सकता है। ये भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कह दिया गया है, जिनका फोकस गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्का सर करना है। और इंतखाबात में बातें होती हैं, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का स्टेज सज चुका है। 27 तारीख को हर हाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन एहतजाज और बेचैनी की लहरें भी वाज़ेह हैं। और इसी माहौल को देखते हुए बिलावल भुट्टो जारहाना पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। वो एक तरफ सच्चाई और मुफाहमती कमीशन का मुतालबा करते हैं, ट्रुथ कमीशन की बात करते हैं, इंटरनेट खोलने की अपील करते हैं। दूसरी तरफ मुजाहिरीन को ये भी कहते हैं कि एहतजाज से आप सज़ा खुद यहाँ के रहने वालों को दे रहे हैं, उनके रास्ते बंद कर रहे हैं, उनके रास्ते तंग कर रहे हैं। दरअसल बिलावल तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करते हुए दोनों सेंटिमेंट्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक तरफ मुहाजिरीन की नशिस्तों के ख़ात्मे पर वो ये कहते हैं कि ये आइनी तरमीम कानून साज असम्बली का इख्तियार है, लेकिन दूसरी तरफ वो कश्मीरियों के जज्बात को एंगेज करने के लिए वफाक को भी आड़े हाथों लेने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर कश्मीरियों की दिल आज़ारी का इल्ज़ाम लगाते हुए वज़ीर आज़म से उन्हें काबीना से निकालने का किन अल्फाज में मुतालबा कहा क्या था, ज़रा ये आप पहले देख लीजिए, सुन लीजिए। बिलावल के इस रवैये से वफाक में उनकी इत्तेहादी नून लीग नाराज़ है। उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने जवाब देते हुए कहा है कि बिलावल का रवैया
एक कौमी लीडर जैसा नहीं है, बल्कि नामुनासिब है, और उनकी ये नफ़रत अंगेज़ तकारीर कश्मीर के हालात को मज़ीद ख़राब कर सकती है। राना सनाउल्लाह ने बिलावल को मुखातिब करके कहा है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया और वफाक इस फैसले के पीछे खड़ा हुआ है। नून लीग का दावा है कि वो कश्मीर में सबसे अच्छी पोजीशन में, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का इसरार है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने जा रही है। अब देखना यह है कि बिलावल कश्मीर के मकामी सेंटिमेंट और इस्लामाबाद से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखकर मुजफ्फराबाद का तख्त हासिल कर लेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत जाती है तो मुजफ्फराबाद में उनका वज़ीर आज़म आता है, तो क्या इस वक्त मुजफ्फराबाद में जो मुहाजिरीन की बात को लेकर मुतालबा किया जा रहा है, क्या उसे वो कन्वर्ट करने के लिए, उसे मटीरियलाइज़ करने के लिए भी कोशिश करेंगे? क्या वो इस सेंटिमेंट को, जिसको इस वक्त वो कैरी करके लिए चल रहे हैं, इसे हुकूमत में कन्वर्ट करेंगे? और अगर करेंगे तो फिर मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद के दरमियान क्या मामलात रहेंगे? इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है इलेक्शन का एक टेम्परामेंट है, एक टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस वक्त जो तकारीर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आप समझते हैं कि वहाँ जो बातें हो रही हैं वो इस वक्त वहाँ मौजूद सेंटिमेंट को संभालने के बजाय थोड़ा उसमें ऐड ऑन कर रही हैं, जैसा राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि जी ये हालात ख़राब करने के मुतरादिफ है, जिस तरह के बयान बिलावल साहब दे रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपके बात से पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को, जिसके अंदर जो है ना वो सिविलाइजेशन एयरपोर्ट आ रहा है, कोयटा एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के नाम पे एक तूफ़ानी बदतमीज़ी है, मुसाफिरों को परेशान कर रहा है। किलोमीटर किलोमीटर दूर जाके लोगों को गाड़ी से उतार करके, न व्हील चेयर है न कोई और सहूलत है, दूर पे लोग एयरपोर्ट के अंदर आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या मसला है, कौन सा कोई अमेरिका बमबारी करने वाला है या ईरान करने वाला है, कुछ नहीं पता। बहरहाल यहाँ पे सूरत ये है कि मुसाफिर परेशान है और एक अजीब तूफ़ानी बदतमीज़ी है। कोई नया कोई APM आया हुआ है, कोई काकर नाम का है, लगता है कि उसने अपने वालिद साहब की जागीर समझ लिए कोयटा एयरपोर्ट को, और यहाँ पे उन्होंने सब कुछ बंद किए जो परेशानी है। दूसरी बात ये कि जो आपने कश्मीर की बात की है, यकीनन पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का रिश्ता है कश्मीर और GB के साथ, और यकीनन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, एरिया है जो कश्मीर है, और उसको हमने बाकी सूबों के से अलग होकर उसको ट्रीट करना है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कश्मीर के लिए जो हमने 5 जंगें लड़ी है, और उसको सबोताज करने के लिए हमारे शोधा की जो कुर्बानियाँ हैं उनको सबोताज करने के लिए बदकिस्मती से मुल्क के वज़ीर दिफा जो हिंदुस्तान के साथ जंग में, ये वज़ीर दिफा न जाने ये बुज़दिल कहाँ छुपा हुआ था। पूरे दुनिया में वज़ीर दिफा का किरदार, वज़ीर ख़ारजा का किरदार, वज़ीर इत्तलात का किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे थे, और ये बुज़दिल शख्स न जाने कहाँ छुपा हुआ था। आज वो फिर एक मरतबा कश्मीर के अंदर जो है ना अफरा तफरी फैलाने के लिए वो ये कहते हैं कि रावला कोट में रहने वाले आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, वहाँ के लोग कश्मीरी नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुल्क का वज़ीर दिफा, यकीनन नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म कबूल करने के लिए उनके साथ शर्तें रखी है कि आपने मेरी बेटी को सूबे का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाना है, मेरे संदी को आपने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा बनना है, और मेरे बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ अली की बांजी को आपने वफाकी वज़ीर बनाना है। ये ब्लैकमेलिंग करके उन्होंने ये सीटें हासिल कर ली है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब मजबूर होगा कि उसको वज़ीर दिफा बनाने के लिए, तो मैं ये कहूँगा उनको कोई सब्जी मंडी या किसी और चीज़ का उसको वज़ीर बना लिए। एटमी पाकिस्तान और ताकतवर फौज के थे कई मुल्क है, वहाँ एक बुज़दिल वज़ीर दिफा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि इस वज़ीर दिफा को पूरी तौर पे सीट से हटा के किसी और गैरतमंद ताकतवर आदमी को वज़ीर दिफा बनाया जाए। ठीक है जी भट्ट साहब, ये वज़ीर दिफा पे मामला सारा रुका हुआ है, आप समझते हैं कि वहाँ अगर मुनासिब एक्शन हो जाता तो इतनी बात आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना सुननी पड़ती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादिर मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, ये जो बातें कर रहे हैं तो मुझे फील हो रहा है कि शायद सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं जो पाकिस्तान के सदर हैं। चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी के हैं जो चेयरमैन सेनेट है मौजूदा। गवर्नर अपना पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के हैं, और बलूचिस्तान में तो इनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। ठीक है, तो इस तरह बातें करने से शायद ये समझ रहे हैं कि मैं बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो तकरीर की, बातें की, उससे
मजीद खराबी हो सकती है, बेहतरी नहीं हो सकती। और हम इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि देखिए अब इलेक्शन हो रहा है तो हमने बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में, आपको खुलेआम बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी कामयाबी चल रही है, पाकिस्तान में भी 12 सीटों पे जिस तरह इतनी गहमा गहमी है, लोग जो है वो इंटरेस्टेड है, खासकर हमारे कश्मीरी। तो वोट हम लेंगे, वोट लेने के बाद अगर बक्से खुल गए और हमें वोट ज्यादा मिले तो हुकूमत तो हम बना रहे हैं आजाद कश्मीर में भी इंशाल्लाह ताला। गिलगित बल्तिस्तान का था कि हम चले, हमने पीएम साहब ने उनको मुबारक दे दी कि आप हुकूमत बनाए, तो फिर उधर देखे ना वो आजाद बंदे किसी और जगह मिल गए। ये पीपल्स पार्टी को तो चाहिए था कि अपने साथ मिला लेते और एक सियासी बसीरत का सबूत देते कि हुकूमत उनकी वहां बन जाती, लेकिन हमने तो फिर वहां पीएम साहब ने उनको मुबारक दी कि आप हुकूमत बनाए। पर हर जगह ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको मैं आज वाज़ेह कर दूं कि ये इंशाल्लाह ताला हमारे कायद मियां साहब भी जा रहे हैं, कल वहाँ जलसा है। तो लेकिन हमने ऐसी बातें नहीं करनी। देखिए इनके पीपल्स पार्टी में अगर वो किसी को वजीर बनाते हैं, मशीर बनाते हैं, वज़ीर आला बनाते हैं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं और ना करना चाहिए। वफाक में हम इनके इत्तेहादी हैं, ये हमारे साथ हैं, तो जो कुछ भी होता है हम इकट्ठे मिलकर करते हैं। पर हम इतनी इजाज़त नहीं देंगे कि आप किसी दूसरी जगह जाके इस तरह की बातें करके सिर्फ वोट हासिल करने के लिए होता है। और मैं तो समझता था कि बिलावल साहब अच्छी बातें करेंगे और जो हालात वहाँ ख़राब हैं उनको ठीक करने के लिए को एक मुस्बत मैसेज होता है वो देना चाहिए। इस तरह के जो तकरीरों से तो हालात मज़ीद ख़राब होते हैं और हुकूमत वहाँ भी उनकी है। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि आप अच्छी बातें करेंगे और अच्छी बातों पे हुकूमत भी आपकी बनेगी, तो इसका मतलब है कादिर मंदोखेल साहब आप जो बातें कर रहे हैं इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में नहीं बनेगी। देखिए, पहली बात ये कि जो एक्शन कमेटी उनके पहले 3 मुतालबात थे, उसके बाद 38 हो गए और बहुत सारे मुतालबात हमने उनके साथ मान लिया है। नून लीग ने भी मान लिया है। जो माजरीन की सीटें हैं, जो पंजाब में 10 है, पख्तूनख्वा में 1 है और सिंध में 1 सीट है। और हमने उनको ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी फैसला दे दिया है कि ये जो असम्बली आएगी उनके पास इख्तियार है। और बिलावल साहब ने यही कहा कि इलेक्शन जो इलेक्शन कमेटी वाले लड़े वो अक्सरियत में आ जाए असम्बली में और फिर कानून साजी करके वो सीटें ख़त्म करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मगर ऐसे मौके पे राना सनावला जो मुशीर आला है उनका और पंजाब का सदर है, वो उनका वीडियो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि ये सीटें तो हमारी जेब में है, यानी हम इंतज़ामिया के साथ उम्मीदवारों को बिठा के ये सीट तो हम निकाल सकते हैं। और यकीनन जो बदमाश पुलिस है, CCDA, उनकी मौनत भी शामिल है जो पंजाब में वो दहशत गुंडागर्दी कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है उसको तो तकवीत मिल रही है। वो तो अपने जो मुतालबा है उस पर तो मजीद उनका मौक़िफ़ सख्त आएगा, क्योंकि वो कह रहे देखिए वज़ीर आज़म का मुशीर ये कहता है कि वो सीटें हमारी जेब में। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद उनकी अपनी वीडियो में। तो मैं ये समझ रहा हूँ क्या जरूरत है ऐसी बातें करके। आप कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, आप उनको पंजाब की तरह समझ के फॉर्म 47 के तहत, जो नवाज शरीफ साहब भी फॉर्म 47 के तहत MNA है, शहबाज शरीफ भी फॉर्म 45 के तहत MNA है और मरियम बीबी फॉर्म 45 की तरह MNA MP बनी है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर मुतनाज़ इलाका है और जाहिर है बहुत हसास है, हमारे दिलों के बहुत करीब है। मंदोखेल साहब मैं जरा चाहूँगा क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें, भट्ट साहब को मैं फिर शामिल करता हूँ। तो फिर वहाँ खड़े होकर हम ये क्यों कह रहे हैं कि जी अगर हम आबनाए हुरमुज़ खुलवा सकते हैं तो फिर ये कश्मीर भी खुलवा लें। हम यहाँ इस्लामाबाद को चैलेंज नहीं कर रहे, हम ब्रिज का किरदार तो नहीं अदा करें। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं है इस्लामाबाद के लिए? देखिए, मैं अच्छी बताऊँ, जो मुल्क का एक बुज़दिल वज़ीर दिफा उन लोगों को मज़ीद तैश में लाने के लिए जो हरकतें कर रहा है, हाँ। तो यकीनन हमें ये सारी चीज़ें आवाम के सामने तो रखना है कि ये कौन सी पार्टी है जो कश्मीर को जो है ना वो अलग करने का या उनको मोदी की ज़बान बोले। या यकीनन ये जो ख्वाजा आसिफ की ज़बान है ये तो मोदी की ज़बान है। मेरे ख्याल में इसका केस CCD पंजाब को दिया जाए तो उनकी ताने बाने निकल आएंगी मोदी से। और मैं कहता हूँ क़यामत की निशानी है कि ये शख्स वज़ीर दिफा है। और ये कैसा वज़ीर दिफा है कि आपको हिंदुस्तान के साथ जंग में आपको कहीं नजर नहीं आया। ये क्यों नजर नहीं आया ना? ये आप बार बार ये बात करें, भट्ट साहब जाहिर है इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। भट्ट साहब ये बात क्यों कर रहे हैं बार बार कि जी वो नजर ही नहीं आया? जाहिर है हमने जो किया मार्का हक में दुनिया के सामने, ये ख्वाजा आसिफ से इनका क्या मसला हो गया पीपल्स पार्टी का? नहीं, पीपल्स पार्टी एक बात सुने, अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि लाहौर में अब इन्होंने हमारे कायद के मुतालिक कहा। आप मुझे बताएं, बिलावल साहब तो आ रहे हैं ना वहाँ लाहौर में,
तो एक काम करें ना मुदख्खिल साहब, पीपल्स पार्टी दो तरफ खेल रही है, इधर भी हम है, उधर भी हम है। आप सदर पाकिस्तान है, आप सुबह चले जाए, चेयरमैन सेनेट चला जाए, गवर्नर चले जाए, सारे हालात आपको सामने आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते आप? इतनी बातें जो होती हैं, जो टीवी पे आप सुनाते हैं, ये सिर्फ बातों से थोड़ी काम चलता है। ठीक है, ये आपको हर चीज का पता है ना। कंप्लीट, हाँ बोलिए बोलिए भट्ट साहब। मैं बताता हूँ ये बातें लोग समझते हैं, लोग इतने सादे नहीं है। मंदुखेल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, भट्ट साहब को पूरा करने दें, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूँ। जी भट्ट साहब जरा कंक्लूड कीजिए। इलेक्शन जो है ना, आप दो तरफ खेल के, आजाद कश्मीर में भी आपकी हुकूमत है, ठीक है। हम तो इलेक्शन पहले कराना चाह रहे थे, जब कुछ 6 महीने पहले आपने जिद की और पीएम साहब से कहा गया जी कि इनको, इन्होंने कहा जी हमने वहाँ 3 महीने हुकूमत करनी है, आपने कर ली 3 महीने हुकूमत। अब आप समझते हैं कि आपको वहाँ सीटें भी लोग दे देंगे, जो आपको ना अगर वोट नहीं मिलेगा, आपको ये पता है। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी जगह जाके आप एक पार्टी के आप कह रहे हैं कि एक का इत्तेफाक इत्तेहाद नजर आना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है। जी मंदुखेल साहब जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, फिर एक सवाल है। देखिए, पहली बात ये कि ये कह रहे कि इस्तीफा देते। जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को सूबे का वज़ीर आला बनवाया, अपने बचपन के दोस्त बमाए बांजी को फकी वजीर बनाया, तो हमने फ्री में वोट तो नहीं दिया है। और फिर शहबाज शरीफ का आपको घर में कोई वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाह, हमने 1 नहीं 2 मरतबा बनाया। और लॉन्ग मार्च 2021 में लॉन्ग मार्च कामयाब करके प्लेट में वज़ीर आज़म की सीट दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये जो बात कर रहे हैं, और फिर आज जो उन्होंने सुल्तान रजा के साथ मिलके और ये सारी सीटें जमनी और ये अड़प करके इन्होंने, ठीक है, ये तो जाहिर है, मैं इसमें पीपल्स पार्टी को भी लोग कहते हैं कि जी उन्होंने ब्लैकमेल करके ये आई नहीं होते। मैं जरा क्विकली इसको सम अप करना चाह रहा हूँ, हमें इस सेगमेंट को कंक्लूड करना है। मंदुखेल साहब और भट्ट साहब, मैं जरा क्विकली इसको समेटना चाह रहा हूँ। आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है एग्जैक्टली, आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर कंसिडरिंग द फैक्ट गिलगित में जो आपको सरप्राइजेस मिले, उसको देखते हुए यहाँ कोई सरप्राइज है या आप समझते हैं यहाँ सरप्राइजेस से पाक इलेक्शन हो रहा है? मंदुखेल साहब पहले, आप फिर भट्ट साहब। देखिए, नून लीग का जो वहाँ कश्मीर का सदर है, उनकी 2-4 दिन पहले वीडियो आई है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के लोग एक्शन कमेटी की आड़ में हम पर हमले करें, यानी इतनी बुज़दिल है ये लोग कि ये बाहर निकल भी नहीं सकते आवाम के सामने। इनके साथ हमारा क्या मुकाबला है? हम तो क्लीन स्वीप करेंगे आज़ाद कश्मीर में, और हमने क्लीन स्वीप किया था वहाँ। जो उन्होंने गुंडागर्दी, बदमाशी और धांधली की जो रिकॉर्ड तोड़ दी है। और खुद मेरे साथ एक शो में जो इनका साबिक वज़ीर आला बैठे हुए हफीज़ रहमान साहब, जब शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद की बिलावल साहब को, उसने कहा शहबाज शरीफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तो सदर नवाज शरीफ है। ये तो रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ। तो मैं ये समझ लो धांधली के सारे हरबे ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपकी क्लीन स्वीप आ गई, इनके ऊपर धांधली का इल्जाम है। भट्ट साहब मैं जरा चाहता हूँ मुख्तसरन आप बता दें, आपके 12 सीटें ये जेब में, बाकी उधर कितनी आपने कोई, आप समझते हैं कि वर्किंग? 12 सीटें कोई आपकी बातों से 12 सीटें कैसे इनकी है? नहीं, मैं आपका जुमला उनको तंजिया उनकी तरफ रवाना कर रहा हूँ। इसमें मैं आपका जुमला तंजिया उनकी तरफ भेजा है ताकि वो इस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। हाँ जी भट्ट साहब। देखें, हमने कोई दावा नहीं किया कि 12 सीटें हमारी हैं, 10 सीटें हमारी हैं। जब बक्से खुलेंगे, वोट जिसको डालेगा, अब फॉर्म 45, 47 उसी वक्त मिलेगा। लोगों के पास मोबाइल फोन है, हर चीज सामने आएगी। चौधरी साहब ने एक सेकंड अब मैंने जो मंदुखेल साहब से बात की है कि आप हुकूमत में शामिल हैं, ये आप किसको बेवकूफ बनाते हैं कि आप इधर हैं उधर नहीं है? एक तरफ रहे, यहाँ से आप चले जाए, आपको पता चल जाएगा, आपकी हुकूमत भी चली जाएगी। बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना। बात ये है कि हमें ये हुक्म है कि अब अपने जो देखें, मैं बात कहूँ, एक सेकंड मैं बात कर लूँ, फिर आप बात कर लें। कहते हैं ना कि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न होता है। हाँ। लेकिन इख्तलाफ एक आदत होते हैं। आप इससे हाथ से आगे जाएंगे तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि आप आज सुबह लोगों के पास जाहिर है इख्तियार है, वो अपना फैसला सुनाएंगे। 27 तारीख का दिन है, बहुत क्रूशियल भी, और जाहिर है हमें हसासियत को भी इसकी समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हकीकी दुनिया का वो किरदार कि जिसने करोड़ों दिल जीते, जिसकी जहानत का पूरा भारत मुतरफ है, और जिससे मुतासर होकर बॉलीवुड ने एक शाहकार फिल्म 3 इडियट्स तख्लीक की। ये किरदार हकीकत में भारत के मशहूर माहिर तालीम और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक का है। लेकिन अलमिया देखिए, जिस शख्स को भारतीय बच्चों का हीरो होना चाहिए था, जो तालीम में बेहतरी और ट्रांसपेरेंसी की जंग लड़ रहा है,
वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर था और फिर ज़बरदस्ती उसकी ये भूख हड़ताल ख़त्म करवाई गई, उठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ ड्रिप्स वगैरह के ज़रिए ये भूख हड़ताल ख़त्म करवा दी गई। ये भी एक खिलाफ वर्जी है एक कन्वेंशन की, एक कानून की। लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि आखिर सोनम वांगचुक को एहतजाज करना क्यों पड़ रहा है। ये कहानी जुड़ी है भारत के खोखले होते तालीमी निज़ाम से। पिछले दिनों भारत में बड़े पैमाने पर इम्तिहानी पर्चे लीक हुए, जिससे करोड़ों भारतीय बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सोनम वांगचुक का एहतजाज इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ है और वो भारतीय एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली में 20 दिन से जारी एहतजाज में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक है। कॉकरोच जनता पार्टी आपको डेफिनेटली याद है, तो ये एक कोलैब हो गया यहाँ पे इनका। अब हालात ये हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती अस्पताल तो मुंतकिल कर दिया। बज़ाहिर ये इक़दाम जान बचाने के लिए था, यही हाईकोर्ट में प्ली भी ली गई, लेकिन इसके पीछे छुपी नीयत पर संगीन सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। वांगचुक की अहलिया ने इंकशाफ किया है कि अस्पताल के कमरे में पुलिस एहलकार दीवारों से कान लगाकर बातें सुनते हैं कि अंदर आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मामलात हैं। यही नहीं, एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल करना और इलाज पर मजबूर करना, जबकि उसने कहा हुआ हो कि वो भूख हड़ताल पर है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन WMA के कवानीन और तिब्बी अखलाकियात के भी सरासर ख़िलाफ़ है। आप ऐसे किसी भी बंदे को जो एलानिया एहतजाज पर हो, भूख हड़ताल पर हो, उसका ज़बरदस्ती इलाज नहीं करवा सकते। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अगर कोई जहनी तौर पर सेहतमंद शख्स एहतजाजन भूख हड़ताल पर चला जाता है तो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाना, उसे ट्रीटमेंट देना, ये सब कुछ गैर अखलाकी है। और जाहिर है भारत सरकार है, मोदी सरकार है, तो गैर अखलाकी हरकत डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भूख हड़ताल ही मजलूमों का ये आखिरी हथियार थी तो इसके ज़रिए उन्होंने अपनी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन सोनम वांगचुक की इस हड़ताल को ख़त्म करने के लिए एक ही शर्त है, वो कुछ और नहीं मांग रहे। उनकी एक शर्त यह कि हम पार्लियामेंट तक जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे? ताकि वो MP से बात करें, उन्हें समझाएं कि ये कितना बड़ा इशू है, बच्चों की तालीम, मुस्तकबिल वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हें जाने से रोका जा रहा है और वो ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफ़ा दे दें, इस डिपार्टमेंट में इस्लाहात हों, ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि जाहिर है BJP सरकार में जो वजारतें हैं उनकी बंदरबाट है और कौन कितना शिद्दत पसंद है, कितना मुसलमान मुखालिफ है, अक़लियत मुखालिफ है, उसको उस तरह से नवाजा जाता है। तो एजुकेशन मिनिस्टर के जाने की बात को BJP सरकार रद्द कर रही है। सबको एक नया रंग भी दिया गया और वो ये कि एहतजाज में एक खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये जो CJP वाले हैं यानी कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसमें हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने इसको एक और टच भी देने की कोशिश की है, मजहबी टच देने की कोशिश की है। और वहीं साथ ही साथ हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो भी इस एहतजाज के ख़िलाफ़ है, इनके ट्रीटमेंट के हक़ में है। यानी BJP को वहाँ फ़तह हुई है, मोदी सरकार को वहाँ फ़तह हुई है, दूसरी तरफ एहतजाज शुरू हो गया, इलाज शुरू हो गया और एहतजाज अलबत्ता जारी है। अब क्या ये पार्लियामेंट तक जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे? क्योंकि अभिजीत दिपके जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज है और जमहूरियत ने हमारे मुल्क को 15-20 सालों से 10-12 साल टू बी प्रिसाइज जो हुकूमत है उसने हमारे निज़ाम को खोखला कर दिया है। लेकिन ऑप्टिक्स हैं, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं, क्या कनाडा, क्या वाशिंगटन, और इनको हम भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो एहतजाज है ये क्या रंग लाएगा। हैदर हयात खान ने मुझे ज्वाइन किया। हैदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली ये वो भारत है जो बड़ा प्राइड लेता है इस चीज़ में कि जी इनका लिटरेसी रेट बड़ा तगड़ा है और दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो इंतहाई आप कह लीजिए एग्जीक्यूटिव जॉब्स हैं वहाँ पर भी इंडियंस ही लैंड करते हैं। लेकिन तालीमी निज़ाम ज़ाहिर है खोखला और वो घर से ही आवाज़ उठ रही है। मैं आप यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे, घर से आवाज़ उठी और आवाज़ उठाने वाले के साथ क्या हो रहा है वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है उबैद भाई, आपने जिस तरह खुद बताया अपने सवाल के अंदर, जो भारत में, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी जो कंपनीज हैं इस वक्त दुनिया में वहाँ पर इंडियंस बैठे हुए हैं, लेकिन उनका इंटरनल सिस्टम किस तरह का है इसमें आपको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें खुद एक्सपोज हो रही हैं। और सोनम वांगचुक जैसा बंदा जिसने ठीक ठाक सर्व किया है इंडिया के लिए और उसके साथ इस तरह का सलूक ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान है भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भारत के नौजवान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ थे। फिर कॉकरोच जनता पार्टी, हमने आखिरी प्रोग्राम में भी उससे मुतालिक चीज़ें डिस्कस की थी, तो कॉकरोच जनता पार्टी भी उनके रिजिग्नेशन का मुतालबा कर रही है। और वांगचुक ने जो 20 दिन की हंगर स्ट्राइक की, उसके बाद आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जो गिरफ्तार किया गया इसको वहाँ से, उसमें सिर्फ पुलिस, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, CRPF को इन्होंने साथ इन्वॉल्व किया है।
तो सीआरपीएफ को वहां पर लेके आना और जिस तरीके से जिस इंसल्टिंग अंदाज में इसको वहां से वो लेकर गए हैं, ये चीज़ें बिल्कुल पूरी दुनिया इसको देख रही है। और एक और चीज़ जो अभी हुई है वो भारतीयों के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज़ के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, अब वो दुनिया भी उसको मॉनिटर कर रही है। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूरोप की कई ममालिक जो हैं वहाँ पर भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा का, उसमें इजाफा कर दिया गया है। इवन ऑस्ट्रेलिया में 60% से ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं अब इंडियन स्टूडेंट्स के वीज़ा, सिर्फ इस वजह से कि जो इनका एजुकेशन सिस्टम है वो मीट नहीं कर रहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। सिमिलरली कनाडा की बात करें, 74% से ज़्यादा इस वक्त कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स का रिजेक्शन रेट हो गया है। यूरोप और अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन हो रही है वो इंडियंस की हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रेजुअली चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। दुनिया ने काफ़ी अरसा वो बबल एंजॉय कर लिया जो 12 साल से ये घटिया जो मोदी सरकार भारत में उसने जो बबल बनाया हुआ था, अब वो एक एक करके वो चीज़ें फट रही हैं और दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि वो दुनिया जो खामोश थी इस हवाले से, जो चीज़ों को थोड़ा बहुत जानती थी लेकिन भारत के मामले पे इस तरीके से एक्शन नहीं लेती थी, अब उन्होंने इस हवाले से जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना शुरू किए और भारतीयों को बुनियादी तौर पर उनकी औकात दिखाना शुरू कर दी। ज़ाहिर है वो ज़्यादा अरसा तो चलता नहीं है ये सब कुछ जो आप बबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें आपने सीआरपीएफ वाली बात की, बुनियादी तौर पे जिस तरह से उन्हें लेके गए वो विजुअल्स सारी दुनिया के सामने हैं, फिर जिस तरह से हंगर स्ट्राइक को ज़बरदस्ती ख़त्म करवाया, लेकिन हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो आपके सामने है। ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जी ये डिटेन तो है नहीं, तो फैमिली को मिलने की इजाज़त हो। हालांकि जिस तरह से उनको लेकर गए उस पर भी बात हो रही है। फिर दूसरा, अस्पताल में ज़बरदस्ती उनका जिस तरह से इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जब एलानिया कोई कह दे कि मैं हड़ताल पर हूँ तो फिर उसकी हड़ताल इस तरह ज़बरदस्ती बंदूक के ज़ोर पर, सीआरपीएफ के ज़ोर पर ख़त्म तो नहीं करवाई जा सकती। देखिए, भारत में इस वक्त जो तबका इक़्तिदार पे है अवैधी, वो इंतहाई घटिया और नीच सोच के मालिक हैं। हो ये रहा है कि ग्लोबली भी एक के बाद एक बबल फट रहा है और इंटरनली भी मामलात ऐसे ही हैं। गुज़श्ता साल की जो पाक भारत जंग थी उसके बाद मैं तो अक्सर प्रोग्राम्स में ये बात कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ भारत को, पाकिस्तान ने शिकस्त नहीं दी। पाकिस्तान के भारत को शिकस्त देने से एक फ़ायदा ये हुआ कि वो भारतीय जो सेन है, जो अकल समझ रखते हैं, लेकिन 11 साल से भारत में मोदी हुकूमत की वजह से खौफ का शिकार थे, उन्होंने भी वो खौफ के बुत तोड़ दिए। अब इंटरनली भी चीजें मोदी हुकूमत के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वहां पर लोग आवाज उठा रहे हैं। अब देखें ना, कॉकरोच जनता पार्टी महज 7 रोज में 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान अगर एक तहरीक को ज्वाइन कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है ना कि भारतीय खुश नहीं है इससे। फिर जिस तरीके से ग्लोबली भारत को जो मार पड़ी है, पाकिस्तान का ग्लोबल स्टैचर बढ़ा है, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर लोग सवाल कर रहे हैं, आज तक वो अपने जख्म चाटते फिर रहे हैं गुज़श्ता साल की शिकस्त के, तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि अब जो आप अगली स्पेंडिंग कर रहे हैं इसकी भी कुछ समझ नहीं हमें आ रही। तकरीबन $50 अरब गुज़श्ता साल की पाक भारत जंग में जो हमने उनको इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद तकरीबन $50 अरब जो है वो उन्होंने अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर झोंक दी हैं, लेकिन गरीब भारतीयों की जिंदगी का मेयार तो बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ। तो अब जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं उस पर वो उनको समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को अब किस तरीके से लेकर आगे चलना है, तो उसमें वो फिर इसी तरह करते हैं जो सीआरपीएफ को उनको इन्वॉल्व करना पड़ा। और सीआरपीएफ जिस इंसल्टिंग अंदाज में सोनम वांगचुक को वहां से लेकर गई, और फिर अब जो कुछ हॉस्पिटल में, इवन मेरी इंडिया में कुछ दोस्तों से बात हुई, जर्नलिस्ट से, उन्होंने कहा यहाँ पे तो इस चीज का भी शुबा है कि ये उसको स्लो पॉइजन करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसको स्लो पॉइजन करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक मरतबा सोनम वांगचुक ने एक हंगर स्ट्राइक की थी और उसके ऊपर भी मोदी हुकूमत के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो अभी वो चाहते हैं कि अब सिलसिला ऐसा बने कि इसका किस्सा बिल्कुल तमाम कर दिया जाए, ताकि तो अगली बार जो है वो इस तरह से एहतजाज ना हो और इंटरनेशनल मीडिया में और बाकी जो डायस्पोरा है उसकी हद तक हमारी हजीमत ना हो। खैर, बहुत शुक्रिया हैदर फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग है वो मामला जो कि इस वक्त दिल्ली में है और उस एहतजाज को रोकने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, इस पर हम नज़र रखेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम से आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।